वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। कैसे नाम पड़ा शेख चिल्ली। शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख पर वार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़ कर साथियों के पास आया और बोला वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख तू बार बार इससे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है। शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में न आई। नहीं, उसने नाम बदलने का बुरा माना। सड़क यही रहती है शेख चिल्ली। एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर को कौन सी सड़क गई है। शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बाजान ही कहलाते थे। वह व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वह शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है। कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है ना। वह इसी गांव में रहते हैं ना। हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। साहब, घर तक तो आप जाएंगे। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, यह सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे। ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते, ये सड़कें कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं। मैं शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वह आदमी प्रसन्न होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था। मैंने गोद में खिलाया है तुझे। चल बेटा, घर चल मेरे साथ। तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊंगा। शेख चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिया और अपने घर ले गया। कहते हैं आगे चलकर यही सज्जन शेख चिल्ली के ससुर बने। बुखार का इलाज। शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बई थे, खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी का तेज आवाज ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम। आया अम्मी ख्यालों की दुनिया से निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम में आऊंगी। आऊंगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दरांती लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लाना। कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी अम्मी। खिचिल्ली ने कहा और दरांती उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने लग जाना। दरांती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ न कट जाए। अम्मी ने समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। शेख ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में दरांती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उन मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी ने लाने को कहा था। कौन सी मिठाई लाएंगी अम्मी। शायद गुलाब जामुन। स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। उनके मुंह में पानी आने लगा। अचानक राह चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा हूँ मैं। अम्मी ने मना किया था।
रास्ते में सपने देखने को, उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस आ गए। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर देकर पैसे ले लिए। तब उन्हें याद आया कि दरांती तो वो जंगल में ही छोड़ आए। दरांती वापस लानी ही थी, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल पहुंचे। दरांती वहीं पड़ी हुई थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दरांती को छुआ, उन्हें झटका सा लगा और दरांती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दरांती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वे दरांती को उलट पलट कर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दरांती इतनी गर्म कैसे हुई। वो अभी दरांती का निरीक्षण ही कर रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दरांती को घूरते देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है? तुम दरांती को ऐसे क्यों घूर रही हो? मेरी दरांती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी दरांती को बुखार हो गया है। ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। शेख चिल्ली की चिंता बढ़ गई। अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है, मैंने देखा है। मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इसका इलाज, लल्लन ने कहा। उसके चालाक दिमाग में दरांती हथियाने की एक योजना बन चुकी थी। आगे आगे दरांती उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे शेख चिल्ली चले। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दरांती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो, शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद वह आकर दरांती निकाल ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गए। शाम में जब नींद खुली तो उन्होंने सोचा दरांती का हालचाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़े, जुम्मन के घर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी कराह रही थी। शेख चिल्ली ने उनका हाथ छूकर देखा, हाथ काफी गर्म था। उन्होंने ने सोचा, जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, निकट रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लादकर कुएं की ओर ले जाने लगे। पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचे। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी दरांती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दरांती निकालने का वक्त नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दरांती को निकालकर एक ओर रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगे। दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे तो देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाले थे। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, आ गए आप? मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ की रस्सियां खोलते हुए पूछा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया, शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूरकर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उसके अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली अपनी दरांती के साथ घर वापस लौट आए, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ उनका इंतजार कर रही थी। शेख चिल्ली की खीर, शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली पूरा बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। शेख चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार शेख चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा कि बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता, एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली यह बात सुन रहा था। वो अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ।
अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। तीनों ने मिलकर तय किया कि शेख चिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा। एक चोर घर के आगे खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे ध्यान रखेगा। शेख चिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिल गए। अरे वाह, क्यों न खीर बनाकर खाई जाए, शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़ कर सो ही हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। शेख चिल्ली ने सोचा कि यह बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेला थोड़े ही खा लूंगा, शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेंक लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और शेख चिल्ली पकड़ा गया। शेख चिल्ली बोला, अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे, असली चोर तो बाहर हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह शेख चिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली की कहानी। एक दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली बाजार पहुंच गए। बाजार से उन्होंने अंडे खरीदे और उन अंडों को एक टोकरी में भरकर अपने सिर पर रख लिया। फिर वह घर की ओर जाने लगे। घर जाते जाते उन्हें ख्याल आया कि अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां होंगी। वह सब मुर्गियां ढेर सारे अंडे देंगी। उन अंडों को बाजार में बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगा। अमीर बन जाने के बाद मैं एक नौकर रखूंगा जो मेरे लिए खरीदारी करेगा। उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आलीशान घर बनवाऊंगा। उस बड़े से घर में हर प्रकार की भव्य सुख सुविधा होगी। भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए और बैठने के लिए उसमें अलग अलग कमरे होंगे। घर सजा लेने के बाद मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। अपनी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने वगैरह खरीदूंगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे। बच्चों को मैं खूब लाड़ प्यार से बड़ा करूंगा और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद उनकी शादी करवा दूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। फिर मैं अपने पोतों के साथ खुशी खुशी खेलूंगा। मियाँ शेख चिल्ली अपने ख्यालों में लहराते सोचते चले जा रहे थे, तभी उनके पैर पर ठोकर लगी और सिर पर रखी हुई अंडों की टोकरी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अंडों की टोकरी जमीन पर गिरते ही सारे अंडे फूटकर बर्बाद हो गए। अंडों के फूटने के साथ साथ मियाँ शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव जैसे सपने भी टूटकर चूर चूर हो गए। सबसे झूठा कौन, शेख चिल्ली की कहानी। झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब ही राजपाट का सारा काम संभालते थे। नवाब साहब धीरे धीरे करके शेख चिल्ली को चाहने लगे थे। उन्हें उसकी सरलता में आनंद आता था। परंतु छोटे नवाब शेख चिल्ली को पूरी तरह बेवकूफ और कामच मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिल्ली को डांटा और उसका अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है और एक तुम हो जो सरल से काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो। उन्होंने कहा, तुम अस्तबल में घोड़ा लेकर जाते हो पर उसे बांधना भूल जाते हो। तुम जब कोई बोझा उठाते हो तो या तो गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं। तुम जो काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते हो। दरबार में कई सदस्यों को यह सुनकर मजा आया। इस दौरान शेख चिल्ली अपना मुंह लटकाए रहा। उसके कुछ दिनों बाद शेख चिल्ली छोटे नवाब के घर के सामने से होकर जा रहा था जब उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ, जल्दी, बेगम काफी बीमार हैं। जी सरकार, शेख चिल्ली ने कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी ही देर में एक हकीम, एक कफन बनाने वाला और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर भी वहां पहुंच गए। यह सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने गुस्से में पूछा। यहाँ तो कोई मरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक हकीम को बुला लाने के लिए कहा था। बाकी लोगों को कौन बुलाकर लाया है?
मैं सरकार, शेख चिल्ली ने कहा, आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी से ठीक हो जाएं। पर हारी बीमारी में क्या हो जाए यह किसे पता। छोटे नवाब राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो अपना अधिकतर समय शिकार, शतरंज या अन्य खेलों को खेलने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले को विजयी घोषित किया जाना था। जीतने वाले को सोने की 1000 मुहरें भी मिलनी थी। कई झूठ बोलने में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, हाँ सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर दूध देती हैं। क्यों नहीं? छोटे नवाब ने कहा, यह संभव है सरकार। हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ते हुए जाता हूँ और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूँ। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे नवाब ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई रहस्यमयी ताकत हो। उद्धरण उद्धरण सरकार, एक तुम निकले मोटे आदमी ने कहा, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो वो फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उद्धरण उद्धरण तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निगल लिए होंगे, छोटे नवाब ने बिना पलके झपके कहा। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने तान कसते हुए कहा। तुमसे हम किन प्रतिभाशाली शब्दों की उम्मीद करें? सरकार, शेख चिल्ली ने जोर से कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदारों, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिल्ली को पकड़ा गया और खींच कर लाया गया। निकम्मे बेशरम, छोटे नवाब का गुस्सा उबलकर बाहर निकला, तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था का आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्कपट भाव से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या और कोई झूठ हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि क्या करें। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे नवाब उसे समझते थे। छोटे नवाब धीमे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अकल को सराहा। वो शान से 1000 सोने की मुहरें लेकर घर गया। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ हों परंतु वो हैं दिलदार, शेख ने सोचा। तेंदुए का शिकार, शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली का भाग्य जागा। जर के नवाब ने शेख चिल्ली को नौकरी पर रख लिया था। शेख चिल्ली अब समाज का एक गणमान्य व्यक्ति था। एक दिन नवाब साहब शिकार के लिए जा रहे थे। शेख चिल्ली ने भी साथ आने की विनती की। अरे मियाँ, तुम घने जंगलों में क्या करोगे? नवाब ने पूछा। जंगल कोई दिन में सपने देखने की जगह थोड़े ही है। क्या तुमने कभी किसी चूहे का शिकार किया है जो तुम अब तेंदुए का शिकार करोगे? सरकार, आप मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी कुशलता दिखाने का, शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ फरमाया। तो अब जनाब, शेख चिल्ली भी हाथ में बंदूक थामे शिकार पार्टी के साथ हो लिए। उसने अपने आप को एक मचान के ऊपर पाया। थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था जिससे तेंदुए का भोजन एक बकरी बंधी थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर कूदेगा तो वो साफ दिखाई देगा। दूसरी मचानों पर नवाब साहब और उनके अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। वो कमबख्त तेंदुआ कहाँ है? उसने मचान पर अपने साथ बैठे दूसरे शिकारी से पूछा। चुप बैठो, शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस तरह तुम पूरा बेड़ा ही गर्क कर दोगे। शेख चिल्ली चुप हो गया परंतु उसे यह अच्छा नहीं लगा। यह भी भला कोई शिकार है कि हम सब लोग पेड़ों में छिपे बैठे हैं और एक गरीब से जानवर का इंतजार कर रहे हैं। हमें अपनी बंदूक उठाए पैदल चलना चाहिए। परंतु लोग कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वो जंगल में उसी तरह दौड़ता है जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ती है। खैर छोड़ो भी, हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी शिकारी पीछे रह जाएंगे। मैं सबको पीछे छोड़कर आगे जाऊंगा। मैं तेंदुए के एकदम पीछे जाऊंगा। तेंदुए को पता होगा कि मैं उसके एकदम पीछे हूँ। वो रुकेगा, वो मुड़ेगा,
उसे पता होगा कि अब उसका ता नजदीक है। वो सीधा मेरी आंखों में देखेगा, एक शिकारी की आंखों में देखेगा। और फिर मैं, धान्या और तेंदुआ मिमियाती बकरी के सामने मरकर गिर गया। वो बस बकरी को दबोचने वाला ही था। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए के मृत शरीर को देखने के लिए गया। तेंदुआ मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे किसने मारा था? शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोककर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। क्या गजब का निशाना है, उसने कहा। तुमने तो हम सबको मात कर दिया और आश्चर्य में डाल दिया। शाबाश मियाँ, शाबाश। नवाब साहब ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इस बीच में पूरी शिकार पार्टी शेख द्वारा मारे गए तेंदुए का मुआयना करने के लिए ही हो गई थी। मुझे लगा कि कोई भी शिकारी मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु शेख चिल्ली ने हम सबको सबक सिखा दिया। वाह, क्या उम्दा निशाना था। शेख चिल्ली ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया। वो तेंदुआ कबा या और कैसे उसकी बंदूक चली, इसका शेख चिल्ली को कोई भी अंदाज नहीं था। परंतु तेंदुआ मर चुका था और अब शेख चिल्ली एक अव्वल दर्जे का शिकारी बन चुका था। इस बारे में अब किसी को कोई शक नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।